पी ब्लॉक के अंदर नाइट्रोजन फैमिली को, जब हम पी ब्लॉक की बात कर रहे थे हमने उसमें क्या डिस्कस किया था, नाइट्रोजन फैमिली वहाँ पे अपन डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अब पी ब्लॉक में जो नाइट्रोजन फैमिली डिस्कस कर रहे थे उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें तुम्हें बता दी थी जनरल प्रॉपर्टी के बारे में। लास्ट टाइम पे हमने आगे छोड़ा था बेटा ऑक्साइड्स में, ठीक है। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो ऑक्साइड्स थे और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, ठीक है। देखो ऑक्साइड में मैंने तुम्हें क्या बोला था कि जब भी हम ऑक्साइड्स की बात करेंगे तो ऑक्साइड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ दो तरीके से कंपेयर की जाएगी। सबसे पहले तो अगर मैं ऑक्साइड बोलूं तो हमारे पास किस टाइप के ऑक्साइड थे बेटा, X2O3, X2O4 और X2O5, ये ऑक्साइड्स थे अपने पास, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा गया है N2O3, P2O3, AS2O3, मतलब X2O3 वाले ऑक्साइड्स की हम बात कर रहे हैं। सेकंड केस में मैंने बात करी N2O4 मतलब X2O4, और थर्ड में मैं बोल रहा हूँ X2O5, ठीक है। अब इसमें हम बोल क्या रहे हैं कि जब भी हम इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास दो फैक्टर्स होते हैं बेटा, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू हम चेक कर सकते हैं और दूसरा हम चेक कर सकते हैं बेटा किसके बेसिस पे, ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे। और दोनों के ही इंक्रीज होने पर, या मैं बोलूँ दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एसिडिक स्ट्रेंथ के। दोनों के इंक्रीज होने पर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा, इंक्रीज होने वाली है। बिल्कुल सिंपल सी टर्म है कि दोनों के ही इंक्रीज होने पे, किन दोनों के, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ के। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें N2O3, N2O4 एंड N2O5, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखा था हमने, ये था +3, ये है +4 और ये है +5। तो ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम ये एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होने वाली है। अब अगर तुम लेफ्ट टू राइट देखोगे N2O3 है, देन P2O3 है, देन AS2O3 है। अब इसमें क्या, इसमें तुम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखोगे तीनों का ही +3 है, तो हम कहाँ जाएंगे बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पास, और इससे यहाँ पे हेल्प लेंगे कि हमने बोला जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, नाइट्रोजन की। फिर ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो दो तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट करना है तो कर लो, वैसे हमने लास्ट क्लास में इसको कवर कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा स्टेबिलिटी, एक टर्म आता है स्टेबिलिटी। तो मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। अगर मैं कंपेयर करूं N2O5 और Bi2O5 को, मतलब टॉप टू बॉटम की मैं बात करूं, मैं क्या बोल रहा हूं, N2O5 और Bi2O5, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा जो स्टेबल होगा बेटा वो कौन होगा, N2O5। ये ऑक्साइड क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। वैसे भी तुम्हें पता है कि अगर हम Bi2O5 की बात करें तो नीचे तो क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट है, ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली की अगर मैं बात करूं, न्यू पेपर आज सब बिकेगा, ये शॉर्ट ट्रिक थी इसकी, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर हमने क्या बोला था, +5 है, और बॉटम के एलिमेंट्स का कितना है, +3। क्यों, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट तुम्हें पता है, इनर्ट पेयर के इफेक्ट का मतलब क्या था कि उसमें इनर्ट हो गए थे एस के इलेक्ट्रॉन्स, एस के इलेक्ट्रॉन क्या हो गए थे, इनर्ट। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें नाइट्रोजन फैमिली का तो क्या था, NH2 NP3, यही था, मतलब इस तरीके से था NH2 NP3। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे किसके, NS के इलेक्ट्रॉन, ये इनर्ट हो गए थे, क्योंकि हमें पता है जो लास्ट के एलिमेंट्स हैं इसमें लैंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, साइज थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। जिससे क्या होगा, न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स पे। कौन से इलेक्ट्रॉन में, NS के इलेक्ट्रॉन्स पे, इस पे इलेक्ट्रॉन्स का, इन इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ जाएगा, और इतना होल्ड होता है कि इनको लूज ही नहीं होने देता है, ठीक है। तो क्या होता है बेटा कि जो टॉप के एलिमेंट है उसकी ऑक्सीडेशन +5 है, बॉटम में क्या हो जाएगी, +3। तो मैं क्या बोल रहा था तुम्हें कि अगर मैं N2O5 से टॉप टू बॉटम कंपेयर करूं Bi2O5 के केस में, इसकी स्टेबिलिटी Bi2O5, तो टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। समझ में आई बात क्या बोलना चाह रहा हूँ। इनर्ट पेयर इफेक्ट, जब मैं टॉप टू बॉटम देख रहा हूँ तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के थ्रू, या उसके हमें इनर्ट पेयर इफेक्ट बता रहा है कि जो बिस्मथ है वो +3 में ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू +5 के, और +5 में तो रहेगा नहीं, थोड़ा सा भी हीट मिलेगा ब्रेक होके डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में अगर मैं ऑक्साइड्स की बात करूं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने पर ये जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्लियर है, समझ पाए बेटा इस बात को।
ये देखो, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, यही बात करी थी। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब N2O5, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन फैमिली की क्या है, +5, ठीक है, यही है +5। वापस देखना स्टेटमेंट ध्यान से, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। मतलब ये क्या बोल रहा है कि अगर हम ऐसा कोई ऑक्साइड बनाते हैं जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, हायर हो, तो वो क्या था, N2O5, ठीक है। तो स्टेबिलिटी, ये क्या कह रहा है, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, किसके थ्रू डिक्रीज होगी, इसके एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने पे। मतलब P2O5 इसके बाद आएगा, AS2O5 आएगा, ठीक है, फिर आएगा Sb2O5 और फिर कौन आएगा, Bi2O5। जो बात मैंने तुम्हें बताई वो सेम चीज़ रिपीट कर रहा है बेटा। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे इस स्टेटमेंट में कि अगर हम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर वाला कोई एसिड ऑक्साइड उठाएं, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर वाला, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कोई ऑक्साइड उठाएं और कंपेयर करना स्टार्ट करें टॉप टू बॉटम, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो हम क्या बोल रहे हैं कि एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने पर, एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने पे मतलब टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम जो स्ट्रेंथ है वो क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। क्यों, क्योंकि टॉप टू बॉटम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ज़्यादा स्टेबल कौन होगा यहाँ पे बेटा, +3 वाला, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड उठा रहे हम, ठीक है, डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने पर स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ये उतार लेना है इसका एग्जांपल। फॉर एग्जांपल N2O5, P2O5, AS2O5, Sb2 और Bi2O5। thus N2O5 इज क्वाइट स्टेबल। N2O5 क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू Bi2O5। Bi2O5 इज नॉट नोन। अब इसमें डायरेक्ट लिखा है Bi2O5 इज नॉट नोन, मतलब Bi2O5 एग्जिस्ट ही नहीं करता इसके अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर हीट मिलेगी, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ना हीट मिली, ब्रेक होगी, डिसोसिएट हो गया, ठीक है। तो इस लाइन को पूरा सिस्टमेटिक ऐसे ही उतारना है, स्टेबिलिटी से यहाँ से पूरा का पूरा नोट करना है लास्ट तक, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल ये दे देना है इसका, सिंपल बात थी। ओके, नेक्स्ट आता है तुम्हारा बेटा इसमें हाइड्राइड्स। अगर मैं हाइड्राइड्स की बात करूँ, ठीक है, हाइड्राइड मतलब क्या होता है बेटा, अगर मैं हाइड्राइड की बात करूं तो हाइड्राइड मतलब क्या है, ये क्या बोल रहे हैं कि किस टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं, MS3 टाइप के हाइड्राइड। हमने लिया NPAS, ठीक है। हाइड्राइड कैसे बनेंगे बेटा, NH3, बहुत ही कॉमन कंपाउंड है NH3, PH3ASH3। तो यही बोल रहे हैं कि अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, किसकी, कौन से एलिमेंट्स की बेटा, नाइट्रोजन फैमिली की बात करें, तो जो हाइड्राइड बनाएंगे MS3 टाइप के हाइड्राइड बनाएंगे, ठीक है। और ये क्या होते हैं, वॉलेटाइल हाइड्राइड्स होते हैं, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है इनकी। NH3 के केस में कम होता है, क्यों, क्योंकि NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेटा। अगर हम NH3 को देखेंगे HHH, ठीक है, इसमें क्या होती है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है NH3 में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो याद है ना कि फोन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, H हाइड्रोजन, FO और N के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए कंडीशन क्या थी, एलिमेंट का साइज छोटा होना चाहिए और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, ऑल एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप फॉर्म वॉलेटाइल हाइड्राइड। जितने भी इसके हाइड्राइड हैं वो क्या होंगे, वॉलेटाइल होंगे, एक्सेप्ट NH3 तुम बोल सकते हो, NH3 उतना ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होता है। और क्या किस टाइप के हाइड्राइड फॉर्म कर रहे हैं, MH3 टाइप के हाइड्राइड फॉर्म कर रहे हैं। अब इसमें कुछ बेसिक सी बातें होती हैं। पहली चीज़ तो मैंने बोला, जब मैं हाइड्राइड्स की बात कर रहा हूँ, जैसे हमने ले लिया NH3, ठीक है। अब मैं अगर इसकी हाइड्राइड की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहला केस क्या आता है बेटा कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। पहली चीज़ तो हमें क्लियर है कि MH3 टाइप के हाइड्राइड फॉर्म होंगे, यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। वॉलेटाइल होंगे, ये भी कोई डाउट नहीं है। अमोनिया के केस में, NH3 के केस में हमेशा याद रखना, आगे बहुत ज़्यादा काम आएगा जब नाइट्रोजन को कंपेयर करोगे अदर एलिमेंट से, तो वहाँ पे काम आएगा कि अमोनिया NH3 क्या बनाता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसको हमेशा याद रखना, ठीक है। तो अभी देखो बेटा, इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें, नाइट्रोजन सेंटर में हाइड्रोजन, 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 और यहाँ क्या रहेगा, एक लोन पेयर। अगर मैं पूछूं इसका हाइब्रिडाइजेशन तो क्या होगा, sp3, ठीक है। मैं पूछूं इसकी ज्योमेट्री बताओ,
ज्योमेट्री पूरा का पूरा केमिकल बॉन्डिंग के अंदर कवर किया है बेटा। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी, ज्योमेट्री और शेप दोनों अलग अलग होते हैं, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल या टेट्राहेड्रॉन भी इसको हम बोल सकते हैं। हम बात करें इसकी शेप की, ठीक है, तो क्या होगा, पिरामिडल, ठीक है। तो क्या हो गया बेटा, पिरामिडल। तो ये है किसके केस में, जब हम बात कर रहे हैं NH3 के केस में, इसको नोट करो। हो गया बेटा ये बात, ठीक है, नोट भी कर लिया, ठीक है, इसको हटाते हैं अपन। अब देखो, अभी हमने बात क्या करी थी, NH3 की, दूसरे हाइड्राइड बनाते हैं इसके, NH3 हो गया, दूसरे हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। दूसरा हाइड्राइड ले लेता हूँ मैं, N को छोड़ के P का, ठीक है। दूसरा जो हाइड्राइड है वो है PH3। पहली चीज कि ये जितने भी हाइड्राइड होंगे वॉलेटाइल होंगे, कौन से बनाएंगे, MS3 टाइप के, ठीक है। दूसरा मैंने तुम्हें क्या बताया बेटा यहाँ पे कि ये जो हाइड्राइड हैं, हाइड्राइड में हमने सबसे पहले NH3 देखा, ठीक है, केस अलग अलग है, इसके थोड़ा ध्यान से समझना। NH3 के केस में हम बोल रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, शेप है इसका पिरामिडल, ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ यहीं किसकी, PH3 के केस की, PH3 भी दिखेगा सेम ऐसे ही बेटा, NH3 टाइप, ठीक है। ये फॉस्फोरस है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन है, और एक क्या पड़ा रहेगा बेटा इसके पास, लोन पेयर। बट अगर मैं इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होता ही नहीं है बेटा, ठीक है। ड्रैगोस के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था ना कि हाइब्रिडाइजेशन इसमें पॉसिबल ही नहीं है। अब किस किस में पॉसिबल नहीं है, हमारे पास जो हाइड्राइड थे वो थे NH3, PH3, ASH3, SbH3। तो इन तीनों का जब लास्ट की बात कर रहे हैं, इनका हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है। किसने एक्सप्लेन किया था, ये एक्सप्लेन किया था बेटा ड्रैगोस ने। ड्रैगोस रूल में हमने पढ़ा था कि ये क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि जो लोन पेयर है ये रहता है तुम्हारा प्योर s ऑर्बिटल में। ये किस में रहता है, प्योर s ऑर्बिटल के अंदर रहता है। वापस सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं। अब तुम्हें लगेगा सेम चीज़ बार बार क्यों बता रहा है, ये आगे काम करेगा बेटा जब पढ़ रहे होगे इसकी बेसिसिटी के बारे में, बेसिक करेक्टर के बारे में। एक चीज़ थोड़ा ध्यान से समझना, NH3, जब मैंने NH3 बनाया तो ये लोन पेयर था, ठीक है, H H और H, ठीक है। अब मैं बना रहा हूँ यहाँ पे फॉस्फोरस, एक लोन पेयर है, यहाँ पे H है, H और H। स्ट्रक्चर सभी का सेम रहेगा, स्ट्रक्चर में कोई भी दिक्कत नहीं, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहने वाला है, एक लोन पेयर बाकी है, ठीक है। बट हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात कि जब हम इसके लोन पेयर्स की बात कर रहे हैं तो ये जो लोन पेयर है बेटा ये रहता है s ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। ये किसके अंदर है, s ऑर्बिटल में। जबकि अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये जो है ये किसके अंदर है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल है, जो NH3 का लोन पेयर है वो किसके अंदर है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर। जबकि जब फॉस्फोरस की बात कर रहे हैं तो फॉस्फोरस का लोन पेयर किसके पास है बेटा, s ऑर्बिटल के अंदर है। किसके अंदर है, प्योर s ऑर्बिटल के अंदर है। फर्क क्या हुआ, क्या फर्क पड़ेगा इससे, फर्क ये पड़ेगा बेटा जब हम इसके लोन पेयर में इस लोन पेयर वाले का परसेंट s करेक्टर निकालेंगे, परसेंट s करेक्टर निकालेंगे तो परसेंट s कैसे निकालते हैं, sp3 का परसेंट s निकालोगे तो क्या होगा, 1/4 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 25%। क्या निकाल रहे हैं, परसेंट s करेक्टर। यहाँ पे अगर परसेंट s करेक्टर निकालोगे तो केवल s ही है, तो कितना आ जाएगा बेटा 100%। ये बेसिक सी चीज़ें बता रहा हूँ, आगे काम करेंगे। हमने क्या बोला, सबसे पहले जो हाइड्राइड हैं वो MS3 टाइप के हाइड्राइड बनते हैं, पहली चीज़। दूसरे टाइप वॉलेटाइल हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। फिर हमने बोला अगर हम अमोनिया की बात करें, NH3 की बात करें, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, कोई नई चीज़ नहीं हमें पता है। एक लोन पेयर प्रेजेंट रहता है, पिरामिडल है उसका शेप और स्ट्रक्चर था, सॉरी ज्योमेट्री थी टेट्राहेड्रल।
PH3, ASH3 और SbH3 ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, हमें ये भी पता है। बट जब हम बात कर रहे हैं लोन पेयर्स की, तो इसका जो लोन पेयर है sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर है, वापस से ध्यान से समझना, और जबकि ये जो लोन पेयर है s ऑर्बिटल के अंदर है। परसेंट s कैरेक्टर कहाँ ज़्यादा है? इस वाले लोन पेयर में, ठीक है। अब एक चीज़ और सुनो कि s, p, d और f में सबसे ज़्यादा क्लोज कौन होता है न्यूक्लियस के? s सबसे ज़्यादा क्लोज होता है, फिर p, फिर d, फिर f। अब ये जो लोन पेयर है ये s ऑर्बिटल में है, जबकि ये जो लोन पेयर है वो केवल 25% s है इसमें। तो न्यूक्लियस के कौन ज़्यादा क्लोज रहेंगे, फॉस्फोरस या नाइट्रोजन के लोन पेयर? फॉस्फोरस या नाइट्रोजन में कौन से लोन पेयर न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होंगे? जहाँ पे 100% s है या जहाँ पे 25% s है? 100% वाला ज़्यादा क्लोज होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना कहाँ डिफिकल्ट होगा? जहाँ पे जो न्यूक्लियस के जितने ज़्यादा क्लोज होगा उसको रिमूव करना उतना ज़्यादा क्या रहेगा? डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है। इसलिए अपने लोन पेयर को इजीली डोनेट नहीं करेगा। कौन डोनेट कर देगा इजीली? नाइट्रोजन, क्योंकि केवल क्या है, न्यूक्लियस से केवल 25% s कैरेक्टर वहाँ पे दिख रहा है। तो इजीली कौन लूज करेगा? नाइट्रोजन, और फॉस्फोरस में अपने इलेक्ट्रॉन्स को नाइट्रोजन। इसलिए ये ज़्यादा क्या होगा? बेसिक। ये क्या होगा? बेसिक कौन होगा ज़्यादा? NH3। आगे पढ़ेंगे वापस से, लेकिन अभी समझ लो, ये चीज़ आ रही है तो ये समझ लेना कि NH3 और PH3 में बेसिक करेक्टर अगर कंपेयर करने के लिए गया तो बेसिक करेक्टर में कौन ज़्यादा बेसिक होगा? NH3। क्यों बताना जरूरी है? हमारे दिमाग में एक चीज़ रहती है कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना बेसिक करेक्टर, समझ आ गया। जिसका साइज छोटा उसका इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड ज़्यादा, यही पढ़ते हैं। जबकि देखो नाइट्रोजन का साइज छोटा होने के बाद भी उसका अपने लोन पेयर्स में होल्ड कम है। नाइट्रोजन का साइज छोटा होने के बावजूद भी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में किसका साइज छोटा होता है बेटा? नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है, तो इसका अपने इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड ज़्यादा होना चाहिए था, जबकि उल्टा होता है। क्या? कि ये जो लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं नाइट्रोजन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में रहते हैं, इसका मतलब परसेंट s कैरेक्टर केवल 25 है। जबकि फॉस्फोरस के केस में जो लोन पेयर है वो पूरा का पूरा s ऑर्बिटल के अंदर रहता है, न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा क्लोज है, न्यूक्लियस टाइटली होल्ड करता है, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली जाने नहीं देता है। इसलिए NH3 और PH3, अमोनिया और फॉस्फीन में अमोनिया ज़्यादा बेसिक होगा। क्लियर है बात? ओके। अब देखो एक चीज़ और, जब हम बात कर रहे थे, अगर मैं इसके ट्राईफ्लोराइड्स की बात करूं, ठीक है, तो इसमें लिखना जैसे ये है NF3, PF3, ASF3, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा? SbF3, BiF3, ठीक है। हटा देता है NF3, F3, 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 F3। यहाँ पे ये केस नहीं होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब हम पीछे बात कर रहे हैं, ये तुम्हारे क्या है? हाइड्राइड्स हैं। केवल हाइड्राइड के केस में मैंने बोला था कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे इनका हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होने वाला है, ठीक है। क्लियर है बात? ओके। तो हाइड्राइड में दो बात समझ आ गई बेटा। पहली चीज़ हम क्या बोल रहे थे कि MH3 टाइप का हाइड्राइड बनेगा, वॉलेटाइल होगा। दूसरी बात हम क्या बोल रहे हैं कि NH3 और PH3 में NH3 ज़्यादा बेसिक होगा कंपेयर टू PH3 के। क्यों? क्योंकि इसमें परसेंट s करेक्टर क्या है? 25। किसने बताया था? ड्रैगोज ने मैं बताया था, ठीक है। PH3, ASH3, SbH3 इनका हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद जितने भी हाइड्राइड होते हैं बेटा, जितने भी हाइड्राइड्स हैं ये कैसे फॉर्म होते हैं? अगर हम डाइल्यूट एसिड को ले या क्या ले लें, वाटर ले लें, इसकी रिएक्शन कराते हैं बेटा बाइनरी मेटेलिक कंपाउंड्स के साथ। बाइनरी मेटेलिक कंपाउंड के साथ, बाइनरी कंपाउंड मतलब जो दो टाइप के उससे बने हैं, दो एटम से मिलके बने हैं, ठीक है, दो एलिमेंट से मिलके बने, ये होते हैं तुम्हारे बाइनरी कंपाउंड्स। तो हम क्या बोल रहे हैं, जितने भी ये हाइड्राइड हैं, जैसे हम ये ले लेते हैं CA3P2, ये जितने भी तुम्हारे हाइड्राइड्स बने हैं, हमने बात करें NH3 की, हम बात करें PH3 की, ठीक है, जितने भी हाइड्राइड्स हैं कैसे फॉर्म किए जाते हैं, बनाएंगे कैसे? अगर हम वाटर को या डाइल्यूट एसिड को, वाटर या डाइल्यूट एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराएं बेटा? बाइनरी मेटेलिक कंपाउंड्स के साथ। कौन कौन से? जैसे हमने बोला Mg3N2,
CA3P2, Zn3ASS2, Mg3Sb2। ये थोड़े फर्स्ट टाइम देख रहे हो तुम्हें उटपटांग से लग रहे होंगे, बट कुछ भी नहीं है बेटा, ये क्रॉस वाला जो तुमने करा था बचपन में वही चीज़ है। जैसे अगर मैं बोलूँ Mg वैलेंसी 2, नाइट्रोजन वैलेंसी 3, क्रॉस कर दिया, Mg3N2 फॉर्म हो गया। समझ पाए? आराम से देख लो इसको क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना, रटने की ज़रूरत नहीं है, आ जाएगा। हाइड्राइड कैसे फॉर्म कर रहे हैं बोल रहा हूँ मैं, कि अगर हम वाटर या डाइल्यूट एसिड को रिएक्ट करा रहे हैं बाइनरी मेटेलिक कंपाउंड्स के साथ, बाइनरी मेटेलिक कंपाउंड जैसे Mg3N2 है, ठीक है, CA3P2 है, इस तरीके से अगर हम इनको रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ इन कंपाउंड्स को, या रिएक्ट कराएंगे डाइल्यूट एसिड के साथ, तो हमें क्या मिल जाएंगे बेटा, हाइड्राइड्स मिल जाने वाले हैं। ठीक है, क्या मिल जाएंगे, हाइड्राइड्स मिल जाएंगे। जैसे देखो एक हाइड्राइड की अगर मैं बात करूं, जैसे यही ले लेते हैं CA3P2, इसको रिएक्ट कराते हैं बेटा वाटर के साथ, ठीक है, तो ये देगा बेटा तुम्हारा, एक तो दे दिया इसने PS3, ये बन गया हाइड्राइड, ठीक है, प्लस ये देगा CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, ये बन गया तुम्हारा हाइड्राइड बेटा। क्लियर है? समझ आ गया? अब इसको बैलेंस कर लेना। देख लो, तो ये है हाइड्राइड, ऐसे फॉर्म किए जाते हैं। बोल रहे हैं कि अगर हम किसी भी बाइनरी मेटेलिक कंपाउंड की रिएक्शन कराएं वाटर या डाइल्यूट एसिड के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हाइड्राइड्स मिल जाने वाले हैं। ठीक है, नोट करो, नोट कर लो सर, वीडियो पॉज करो, नोट कर लो। नेक्स्ट है ऑल हाइड्राइड आर कलरलेस गैस, देयर स्मेल बिकम्स मोर डिसएग्रेबल। ये इसकी जनरल प्रॉपर्टी है हाइड्राइड की, कि जितने भी हाइड्राइड्स हैं बोल रहा है ये क्या है, कलरलेस गैसेस हैं। NH3 है, PS3 है, SS3 है, जितने भी हाइड्राइड्स रहेंगे ये सब की सब क्या है, कलरलेस गैसेस हैं। और टॉप टू बॉटम जब तुम जाओगे, जैसे अमोनिया से लेकर जब तुम पहुंचोगे लास्ट में BiS3 में, तो इसकी जो स्मेल है वो और गंदी होती जाएगी, मोर डिसएग्रेबल होती जाएगी। ठीक है, अमोनिया की स्मेल तो तुम्हें पता ही, उस तरीके से द पॉइजनस नेचर इंक्रीजेस फ्रॉम NH3 टू BiS3। ये क्या है बेटा, पॉइजनस नेचर इसमें इंक्रीज करेगा जब भी हम अमोनिया से लेके नीचे की ओर मूव कर रहे हैं, अमोनिया से NH3 से लेके कहाँ जा रहे हैं, BiS3 की ओर मूव करेंगे, तो ये जो पॉइजनस नेचर है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब NH3 PS3 NH3 PH3 ASH3, ठीक है, इस तरीके से जब मूव करोगे तो पॉइजनस नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अमोनिया पॉइजनस नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है NH3 इज हाईली सॉल्युबल, वाटर के अंदर हाईली सॉल्युबल है। अब इसका रीज़न क्या है बेटा, क्योंकि अमोनिया में, मैंने तुम पहले ही बताया था अभी, कि अमोनिया के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर मैं बात करूं NH3 जो है, इसमें क्या होती है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। H H H, दूसरा ये है NH3 H H और H, यहाँ पे क्या होगी बेटा, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, ये क्लियर है बात। इसके कारण क्या रहता है बेटा, एच बॉन्डिंग के कारण क्या रहता है, बहुत ज़्यादा वाटर सॉल्युबल रहता है। जबकि अगर हम बाकी को देखेंगे, बाकी हाइड्रेट्स को देखेंगे, वो क्या रहते हैं, लेस सॉल्युबल रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होगी। वे सेम चीज़ लिखा रखा है, NH3 इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू एच बॉन्डिंग, बट अदर हाइड्रेट आर लेस सॉल्युबल। बट अदर हाइड्रेट्स जो होंगे वो लेस सॉल्युबल होंगे। तो 3 पॉइंट्स हमने इसके पढ़ लिए। पहली चीज़ हमने क्या बोला कि कलरलेस गैसेस हैं। दूसरा पॉइंट अपन क्या पढ़ रहे हैं कि जब भी हम टॉप टू बॉटम देखेंगे तो ये क्या रहते हैं, डिसएग्रेबल स्मेल रहती है, मतलब गंदी स्मेल होती जाती है। सेकंड पॉइंट था कि पॉइजनस नेचर इंक्रीज करेगा टॉप टू बॉटम, अमोनिया पॉइजनस नहीं होती है। वापस से सुनना। फिर हमने क्या बोला, सॉल्युबिलिटी इसकी बढ़ती है, अमोनिया की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, जबकि बाकी हाइड्रेट्स की सॉल्युबिलिटी क्या रहती है, कम। अमोनिया की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होने का रीज़न क्या है बेटा, क्योंकि इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होने वाला है। अब तुम्हें थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा कि पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग की क्या वैल्यू है। हर जगह मिल रहा है बेटा, सेम चीज़ें है ना। द बेसिक करेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम NH3 टू BiS, अब भी सॉल्व किया था बेटा। द बेसिक करेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम NH3 टू BiS3। NH3 इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। एक रीज़न तो हमने बताया था, दूसरा रीज़न ये है, देखो क्या बोल रहा हूँ मैं। हमारे पास है NH3, यहाँ लोन पेयर है। दूसरा मैंने बोला PH3,
जहाँ पे बेटा हम एग्ज़ाम में गलती करते हैं वो बात बताता हूँ तुम्हें मैं, ठीक है। सबसे पहले हमने बोला कि बेसिक नेचर क्या होता है, तो बेसिक का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स पे डोनेट करे, ये बात हमें समझ आ गई। अगर जैसे ही बेसिक पूछा जाएगा तो हमारे दिमाग में एक बात क्लियर होनी चाहिए कि बेसिक का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स पेयर कौन डोनेट करेगा, जिसका साइज बड़ा होगा, यही पढ़ते आते हैं ना इससे पहले, जिस भी एलिमेंट का साइज बड़ा उसके अपने इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, इजीली डोनेट कर देगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में फॉस्फोरस का साइज बड़ा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली डोनेट कर देने चाहिए। इसका मतलब फॉस्फोरस क्या होना चाहिए, ज़्यादा बेसिक होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है, ऐसा होना चाहिए था, ये बता रहा हूँ तुम्हें मैं, जो हमारे दिमाग में क्लिक करती हैं बातें। एग्जाम में भी ऐसे ही होगा, जब हमारे पास 100-150 क्वेश्चन पड़े हैं तो फटाफट जब हम करने जाएंगे तो यहाँ पे गलती कर जाएंगे, सोचेंगे ही नहीं, तो एक रिदम बना रहता है। तो आराम से समझ लेना इस बात को कि जब हम बेसिक की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की टेंडेंसी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कौन इजीली डोनेट कर देगा, जिसका साइज बड़ा है, यही सोचते हैं। बट यहाँ पे केस अलग है। यहाँ पे दो रूल आते हैं, एक तो ड्रैगोज ने था, एक दूसरा और इजी तरीका, वो भी बता देता हूँ। ड्रैगोज के अकॉर्डिंग तो हमें पता लग गया था कि ये जो लोन पेयर है बेटा, इसमें जो परसेंट एस करेक्टर निकाला हमने, वो कितना निकाला, परसेंट एस कितना निकला था, 25%, यही निकला था बेटा। जबकि यहाँ जो लोन पेयर है, यहाँ पे जब हमने परसेंट एस करेक्टर निकाला, ये कितना रहा, 100% रहा, मतलब न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं होंगे। एक तरीका तो यह। दूसरा रीज़न क्या है बेटा, दूसरा रीज़न समझना है इसका, ये नाइट्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं ये फॉस्फोरस है। दोनों के ही वैलेंस सेल की अगर बात करें, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, दोनों के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5-5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसमें भी 5 है। तो नाइट्रोजन का साइज छोटा होने छोटा होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। देखो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में, इसमें 5 ही इलेक्ट्रॉन है, बट शेल बढ़ गया थर्ड शेल में। तो नाइट्रोजन का साइज जब छोटा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है बेटा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, इजीली नाइट्रोजन चाहता है कि उसके लोन पेयर निकल जाए और बाकी इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्पेस हो जाए। आपस में इतना रिपेल कर रहे होते हैं एक दूसरे को कि इलेक्ट्रॉन इजीली क्या कर दें, लूज कर दें। तो हम क्या बोल रहे हैं, नाइट्रोजन, एक रीज़न तो हम बोल रहे हैं परसेंट एस करेक्टर वाला। दूसरा रीज़न क्या है कि नाइट्रोजन का साइज छोटा होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। दोनों में ही 5-5 इलेक्ट्रॉन है, बट इसमें क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और अपने इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली क्या कर देगी, ये लूज कर देगा। और ये चीज़ यहाँ पे लिखाई गई है, द बेसिक करेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम NH3 टू BiS3, ठीक है। NH3 इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। NH3 क्या कह रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। मतलब नाइट्रोजन NH3 के केस में, अमोनिया के केस में नाइट्रोजन क्या कर रहा है, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहा है ड्यू टू स्मॉल साइज एज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कंसंट्रेटेड ओवर अ स्मॉल रीजन। कंसंट्रेटेड जो उसका कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ गया है, एक छोटे साइज में एक छोटे रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पड़े। कुछ भी नहीं समझना है, केवल ये बात समझो कि नाइट्रोजन का साइज छोटा है, छोटे साइज के कारण उसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, जो अभी हमने बात करी। तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली यहाँ से रिमूव कर देगा। क्लियर है? ठीक है, नोट करो। अब एक बार पीछे देख लो बेटा, ये सभी पॉइंट्स समझ आ गए जब हम बात कर रहे थे किसकी, हाइड्रेट्स की। तो पहले हमने बोला MS3 टाइप का हाइड्रेट बनाएगा, ठीक है, वॉलेटिलिटी होती है इनमें बहुत। फिर हमने बोला NH3 और PH3 के केस में NH3 ज़्यादा बेसिक है, क्यों, क्योंकि एक तो छोटा साइज है, दूसरा परसेंटेज करेक्टर क्या है बेटा उसका, कम है, ठीक है। फिर हमने क्या बोला नेक्स्ट, कि हाइड्रेट जो फॉर्म होते हैं कैसे फॉर्म हो रहे हैं, जब हम वाटर या डाइल्यूट एसिड को रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ, बाइनरी मेटालिक कंपाउंड्स के साथ, तो हमें क्या मिल जाएंगे, हाइड्रेट मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या बोला, जितने भी हाइड्रेट्स हैं वो कलरलेस गैस होंगे, टॉप टू बॉटम को अगर मूव करोगे तो स्मेल क्या होती जाएगी, और डिसएग्रेबल होती जाएगी, गंदी होती जाएगी। पॉइजनस नेचर इंक्रीज करेगा टॉप टू बॉटम, ठीक है। फिर हमने बोला था NH3 इज हाईली सॉल्युबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। NH3 क्या होता है, बहुत ज़्यादा वाटर सॉल्युबल है कंपेयर टू अदर हाइड्रेट्स। क्यों, क्योंकि इसमें बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो जैसे टॉप टू बॉटम जाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, कम होते जा रही है। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि करेक्टर, अगर बेसिक करेक्टर की बात करें, हमने बार बार देख लिया इसको, ये इसका रीजंस यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, नोट कर लो इसे। ये हो जाएगा बेटा, समझ आ जाएगा,
ठीक है। नेक्स्ट है थर्मल स्टेबिलिटी, NH3 टू BiS3, NH3 PH3 ASH3 SbH3 BiH3। अब इससे पूछा जा रहा है थर्मल स्टेबिलिटी बताओ। वीडियो पॉज करो और सोचो बेटा। सोच लिया। थर्मल स्टेबिलिटी अगर कंपेयर करोगे तो थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, अगर हम इसको टेम्परेचर देते हैं तो क्या हो जा रहा है, डिसोसिएट हो जा रहा है। नाइट्रोजन का साइज छोटा है, नाइट्रोजन का साइज है छोटा, अपने बाकी फ्रेंड्स को टाइटली पकड़ के रखेगा। कौन फ्रेंड्स? हाइड्रोजन है जो, इनको टाइटली एकदम पकड़ के रखेगा छोटे साइज के कारण। फॉस्फीन में फॉस्फोरस का साइज थोड़ा बड़ा हो गया, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन का बॉन्ड बढ़ गया। ऐसे जाते जाते जब तुम देखोगे BiS3 के केस में तो ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि साइज़ क्या है बेटा, इसका बहुत बड़ा साइज़ है कंपेयर टू नाइट्रोजन का। ठीक है, तो जब तुम टॉप टू बॉटम जाओगे तो एलिमेंट्स के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, एटम्स, दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। अगर हम NH3 से देखें कहाँ तक, BiS3 तक, तो तुम्हें दिखेगा कि नाइट्रोजन का साइज छोटा है, अपने बाकी एटम्स को टाइटली बॉन्ड बना के रखेगा, टाइटली पकड़ के रखेगा। जबकि जैसे जैसे नीचे गए एलिमेंट का साइज बड़ा हुआ तो उनके बीच का जो बॉन्ड है वो वीक होता जाएगा, और बॉन्ड वीक होगा तो बेटा क्या होगा, इजीली डिसोसिएट होगा। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि जब भी हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। इसमें लिख लेना व्हेन मूविंग टॉप टू बॉटम, व्हेन मूविंग टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। ये जो BiS3 है ये तो बेटा रूम टेम्परेचर में डिक्रीज हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। अब अगर इसकी देखें तो ये अप्रॉक्स रहता है 1300 डिग्री सेल्सियस, 1300 डिग्री सेल्सियस के आसपास से डिक्रीज होता है। ठीक है, समझ आ गया? वैल्यूज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर तुम देखना चाहो तो ये होता है 440 डिग्री सेल्सियस, ये होता है अप्रॉक्स 280 डिग्री सेल्सियस, ये 150 के आसपास रहता है। ठीक है, ये तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, डिसोसिएट होता है। तो केवल इतना देखना है कि थर्मल स्टेबिलिटी की जब भी बात करेंगे तो टॉप टू बॉटम को जाने में एलिमेंट का साइज बड़ा हो रहा है, तो दो एटम्स के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो रही है, बढ़ जा रही है, जिससे डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। तो टॉप टू बॉटम अगर थर्मल स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो वो क्या होगा बेटा, डिक्रीज होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आता है तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन NH3 एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज हाई एंड NH बॉन्ड सो पोलैरिटी। आराम से सुनते रहना, इसको पहले एक बार पढ़ लो, आराम से खुद ही समझ आएगा क्या बोल रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन NH3, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं। एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज हाई। क्या बोल रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के केस में जो बॉन्ड बना था NH H और H। ठीक है, समझ आ गई बात? तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के केस में जब हम बात कर रहे हैं तो इनके जो बीच के बॉन्ड हैं, N और H के बीच के बॉन्ड हैं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बता देता हूँ, ये नोट कर लिया बेटा, ये नोट कर लिया, 1300, 440, 280, 150। ठीक है, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं, NH और H ये है। ठीक, दूसरा मैं अगर बोलूं कि यहाँ पे pH ले लूं, ASH ले लूं, SbH ले लूं। अब इसमें तुम्हें अगर वैल्यूज़ याद ना भी हो तो भी काम चल जाएगा। समझो क्या बोल रहा हूँ, कि बोल रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो क्या है, ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है? नाइट्रोजन की होती है 3, इसकी होती है 2.1, तो डिफरेंस कितना आएगा अप्रॉक्सीमेटली क्या आ गया, 0.9। हाइड्रोजन का तो 2.1 ही रहेगा, लेकिन फॉस्फोरस का कम हो जाता है। ठीक है, फॉस्फोरस की क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी।
तो 3 से तो कम ही होगी। अगर हम इसको बोले 2.5 तो ये डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ गया 0.4। तो ऐसे जब नीचे जाओगे तुम तो तुम्हें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है डेल ई एन है, ये क्या दिखेगा, डिक्रीज होते हुए दिखाई देगा। मतलब ये क्या 0.4 से भी कम हो जाएगा, ठीक है, ये भी 0.4 से कम हो जाएगा। तो यही बात बोल रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो ज़्यादा है। समझ पाए? इसलिए क्या होता है, इनके बॉन्ड जो हैं वो पोलैरिटी दिखाते हैं। ये बॉन्ड क्या होते हैं, पोलर हो जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड्स हैं इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो ज़्यादा होता है। किसके कंपेयर में, बाकी अदर के कंपेयर में। तुम्हें पता है हाइड्रोजन की तो 2.1 ही रहेगी, लेकिन बाकी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी तो डिफरेंस भी कम होगा, ठीक है। जैसे हमने बोला यहाँ पे 3 माइनस 2.1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.5 माइनस 2.1, यहाँ पे कितना हो जाएगा और कम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो जाएगा। तो उससे क्या होता है बेटा, अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन NH3, अमोनिया में H बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज हाई। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, अमोनिया के केस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होता है, जिससे क्या होगा बेटा, जो बॉन्ड है वो क्या होगा, पोलैरिटी शो करेगा। आगे, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ रेस्ट एलिमेंट्स, बाकी एलिमेंट्स की अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की बात करें, इज नियरली इक्वल टू हाइड्रोजन। अगर हम बाकी एलिमेंट्स की बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, चाहे हम फॉस्फोरस की बात करें, ये क्या बोला था मैंने, फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 लिखाई थी, हाइड्रोजन की कितनी है 2.1। तो यही बात बोल रहा है कि बाकी एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नियरली किसके इक्वल है बेटा, हाइड्रोजन के इक्वल है, ठीक है। नियरली किसके इक्वल है, हाइड्रोजन। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ रेस्ट एलिमेंट्स इज नियरली इक्वल टू हाइड्रोजन, हेंस MH बॉन्ड इज प्योरली कोवेलेंट एंड नो H बॉन्डिंग प्रेजेंट इन देयर अदर हाइड्राइड्स। आराम से समझ लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले तो वीडियो पॉज करो, नोट करना स्टार्ट करो इसको, फिर और ज़्यादा ख़राब होते जाएगा। ओके, कर लिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ज़्यादा है। इसके कारण क्या है, बॉन्ड पोलर है, बॉन्ड पोलैरिटी है। जबकि हम बोल रहे हैं कि जो बाकी एलिमेंट्स है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली इक्वल है, इसलिए जो भी बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और बाकियों में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट ना होने का एक रीज़न क्या है कि हाइड्रोजन केवल फोन के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। PHONE नहीं, FON, F मतलब फ्लोरीन, O मतलब ऑक्सीजन, N मतलब नाइट्रोजन। तो P तो वहाँ पे कहीं आया नहीं फॉस्फोरस, तो इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने वाली है। देन आते हैं बेटा इसके हाइड्राइड्स, सॉरी हैलाइड। हाइड्राइड जैसे ही कंप्लीट हुआ उसके बाद आते हैं इसके क्या, हैलाइड्स। अब हैलाइड होते हैं दो टाइप के। कैसे दो टाइप के होते हैं, एक तो हम बोलते हैं ट्राई हैलाइड, मतलब मैंने बोला NCl3 या PCl3। दूसरे आते हैं पेंटा हैलाइड, जैसे PCl5, ठीक है। ये दो टाइप के इसमें हैलाइड रहते हैं, ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड। तो जितने भी नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर हैं वो ट्राई हैलाइड तो फॉर्म करते हैं, ट्राई हैलाइड तो सभी फॉर्म करते हैं, बट पेंटा हैलाइड सब फॉर्म नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि बेटा पेंटा हैलाइड फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जबकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी है ही नहीं, ठीक है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहले लिखना है हेडिंग, हैलाइड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। लिखना है इसमें पहला पॉइंट, all the element form ट्राईहैलाइड। फर्स्ट पॉइंट है all the element form ट्राईहैलाइड। ठीक है, लिख लिया। सेकंड और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना, लिख लो, चलो मैं बोल रहा हूँ। एक्सेप्ट BiF3, एक्सेप्ट BiF3, एक्सेप्ट BiF3 अदर हैलाइड आर
कोवेलेंट इन नेचर, except BiF3 all other trihalide are covalent. Except BiF3 all other trihalide are covalent in nature. कोवेलेंट इन नेचर, ठीक है। द कोवेलेंट करेक्टर डिक्रीजेस, द कोवेलेंट करेक्टर डिक्रीजेस व्हेन मूविंग टॉप टू बॉटम, द कोवेलेंट करेक्टर डिक्रीजेस व्हेन मूविंग टॉप टू बॉटम। क्या बोल रहे हैं हम? पहली चीज़ तो हमने बोला कि सभी एलिमेंट ट्राइहैलाइड फॉर्म करेंगे। दूसरा पॉइंट हम क्या बोल रहे हैं बेटा कि BiF3 को छोड़ के बाकी जितने भी हैलाइड होंगे वो क्या होंगे? कोवेलेंट होंगे। तीसरा पॉइंट बोल रहे हैं कि जब भी हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो कोवेलेंट करेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होने वाला है, ठीक है। अब सेम रहता है बेटा इसमें भी, अगर हम ट्राइहैलाइड की बात करें, जैसे मैंने ले लिया X, ठीक है, F ही ले लेते हैं, NF3 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 या NCl3 कुछ भी ले लो, इसका भी सेम रहेगा। ये जो एक इसके पास रहेगा लोन पेयर, कोई भी नई चीज़ नहीं है, N फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ठीक है, एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? sp3। और अगर हम बात करें इसकी हाइब्रिडाइजेशन के बाद इसकी ज्योमेट्री की, इसकी शेप की, तो ज्योमेट्री क्या रहेगी बेटा? टेट्राहेड्रल या टेट्राहेड्रॉन, और शेप क्या रहेगा इसका? पिरामिडल, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, आगे समझ में। अब एक चीज़ बताना, अगर मैं बोल रहा हूँ कि जब हम हैलाइड की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? हैलाइड्स की। NX3 ले लेते हैं, PX3, ठीक है। तो मैंने क्या बोला बेटा? टॉप टू बॉटम जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो तो डिक्रीज हो रहा है। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो जो आयनिक कैरेक्टर है, आयनिक बॉन्ड है, वो क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा। अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज होगा, क्योंकि कोई भी बॉन्ड ना 100% कोवेलेंट होता है ना 100% आयनिक होता है, ठीक है। तो इसमें लिखना व्हेन मूविंग डाउन द ग्रुप, व्हेन मूविंग डाउन द ग्रुप the tendency to form ionic bond, when moving down the group the tendency to form ionic bond increases, the tendency to form ionic bond increases, ionic bond बनाने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाने वाली है, ठीक है। क्लियर है बात? अब ट्राई हैलाइड में एक केस आता है बेटा, इसमें पहली चीज़ तो हमें समझ आ गई कि ट्राई हैलाइड क्या है, हैलोजन के साथ रिएक्ट करा दो ट्राई हैलाइड फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम क्या बोल रहे हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर अगर डिक्रीज हो रहा है तो आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, ये बात भी हमें समझ आ गई, ठीक। अब टर्म आता है बेटा इसमें हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब है? कि वाटर के साथ जाके रिएक्ट कर रहा है। तो मुझे लग नहीं रहा तुम लोगों ने हाइड्रोलिसिस पढ़ा है, तो इसको एक बार पूरा एक टॉपिक डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ NF3 है बेटा, अगर मैं डालता हूँ इसको वाटर के साथ, ठीक है, इसको मैं वापस बोल रहा हूँ कि ये टॉपिक इंडिविजुअल बना दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में या इसके बाद की वीडियो में। हाइड्रोलिसिस जो हैलाइड्स का, ट्राई हैलाइड का हाइड्रोलिसिस है, इसको इंडिविजुअल एक वीडियो बना दूंगा, बट थोड़ा बहुत समझ लो यहाँ पे। ये था बेटा F, ठीक है। तो नाइट्रोजन का साइज छोटा है, फ्लोरीन का साइज भी छोटा है, ओवरलैपिंग स्ट्रांग होगी, ये पता है। मैं अगर छोटे छोटे एलिमेंट ओवरलैपिंग करते हैं, स्ट्रांग ओवरलैपिंग करते हैं, इसका मतलब ये जो बॉन्ड बना होगा बेटा, क्या बना होगा? स्ट्रांग बॉन्ड बना होगा। तो जो हाइड्रोजन है ये क्या कर सकता है? इसको यहाँ से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसको बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएगा, इसलिए NF3 का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल ही नहीं है। समझ पाए मैंने क्या बोला? कि ये दोनों का जो बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा, इसलिए इसको ब्रेक ही नहीं कर पाएगा बेटा, ठीक है। ब्रेक नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा, इसका मतलब इसका तो हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है ही नहीं। एक बात समझ आती है। दूसरी अगर मैं बात करूँ BiF3 की केस में, BiF3 के केस में अभी हमने क्या पढ़ा? टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, ठीक है, वहाँ पे भी हाइड्रोलिसिस होना पॉसिबल नहीं है। तो अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर हम हाइड्रोलिसिस के केस की बात करें
तो अगर NCl3 रिएक्ट करता है H2O के साथ, NCl3 अगर रिएक्ट करता है H2O के साथ तो क्या बनाएगा, हाइपोक्लोरस एसिड प्लस अमोनिया। PCl3 अगर रिएक्ट करेगा किसके साथ, वाटर के साथ, तो बनाएगा फॉस्फोरस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शंस हैं, ये क्या है इसकी हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है। वापस समझ लो, वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई, शायद 30 मिनट से ज़्यादा की हो गई है। तो ये जो हाइड्रोलिसिस वाला टर्म है, अभी तुम नोट कर लो, मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा तुम्हें कि कैसे होता है। जैसे मैंने बोला NCl3 है, ठीक है, NCl Cl Cl, ठीक है, यहाँ लोन पेयर है। देखो ये था NCl3, किसके साथ रिएक्ट करा, वाटर के साथ। 3 वाटर ही क्यों रिएक्ट कर रहे हैं और HClO क्यों बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको अटैक करेगा। यहाँ पे ये जो वाटर है ये इसके साथ जाके अटैक करेगा। तो क्या निकला यहाँ से बेटा, HOCl। समझ आए, ये जो वाटर का OH था इसको अपने साथ लेके चले गया HCl को, सॉरी Cl को, तो क्या बन गया HOCl। और ये जो H है वो जाके यहाँ पे ऐड हो गया, तो अब क्या हो गया, Cl Cl और H। फिर हमने क्या करा, एक बार वापस से अटैक कराया किसके साथ, वाटर के साथ। वाटर के साथ एक बार और अटैक कराएंगे तो क्या निकलेगा, HOCl प्लस एक हाइड्रोजन और ऐड हो जाएगा। फिर हम वाटर डालेंगे तीसरी बार तो यहाँ से H निकलेगा और क्या ऐड हो जाएगा, HOCl हो जाएगा। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, हमने क्या कर रखा, 3H2O लिखा है। ठीक है, और क्या बना है, HOCl हाइपोक्लोरस एसिड बना है। कुछ समझ नहीं आया, वापस से देखो। यहाँ पे मैं तुम्हें वापस बोल रहा हूँ बेटा, ये जो हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट है मैं तुम्हें पूरा तरीके से बता दूंगा। ठीक है, इसकी पूरी नई वीडियो बना देंगे, तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। H और H, ये OH जाके ऐड हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, हमारा निकला HOCl हो गया। और ये जो H है बेटा यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, NCl Cl H और एक लोन पेयर। हम फिर रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ। वाटर के साथ रिएक्ट कराने में फिर क्या होगा बेटा, सॉरी, वाटर के साथ रिएक्ट कराने में फिर एक H यहाँ पे जाके ऐड होगा और क्या मिल जाएगा हमें, HOCl। फिर भी एक Cl बचा है, फिर वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा, NH3 मिल गया और क्या बन जाएगा, 3 HO यहाँ पे। क्लियर है बात, एक NH3 बन गया, HCl से क्या हो गया, NH3, 3 के 3 Cl को रिप्लेस करके हाइड्रोजन आ गए और हमारे पास 3 HOCl निकल गए, जो क्या बोलते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड होता है। तो ये हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट है बेटा, इसको नोट कर लो। हो गया। ट्राई हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। पर्टिकुलरली अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, फ्लोराइड्स की। पर्टिकुलरली अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, फ्लोराइड की। पर्टिकुलरली फ्लोराइड लिख लेना यहाँ पे, फ्लोराइड्स एक्ट एज लुईस एसिड। कैसा एक्ट करते हैं, एज अ लुईस एसिड ये एक्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्लियरली समझ आ गई बेटा बात। अगर हम ट्राई हैलाइड्स की बात कर रहे हैं, जैसे हम क्या बोल रहे हैं, SbF3 है, AsF3 है, ठीक है, और एंटीमनी है, आर्सेनिक है, ठीक है, और क्या है, बिस्मथ है। फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, सॉरी, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। ये किस केस में, पर्टिकुलरली अगर हम फ्लोराइड केस की बात करें तो ये लुईस एसिड जैसा एक्ट करते हैं। ये क्या करेंगे, फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन को ऐड करके SbF5 में एग्जिस्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना, पर्टिकुलरली फ्लोराइड से हैं। पर्टिकुलरली फ्लोराइड्स एक्ट एज लुईस एसिड। फॉर एग्जाम्पल, नीचे तुम्हें दिखा रखा है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा तुम्हें थोड़ा बहुत ये भी समझ आ गया होगा कि कैसे ये रिप्लेस हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, NH3 बन जा रहा है, इस तरीके से पूरा। तो इसकी मैं एक पर्टिकुलरली वीडियो बना दूंगा, वापस बोल रहा हूँ। बट इससे पहले जितना भी पढ़ा हुआ है, ये हम हैलाइड्स की बात करें, हाइड्राइड्स की बात करें, ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स तुम्हारे नोट्स में होने चाहिए और आज के आज मुझे वो सेंड कर देना। ठीक है, चलो बाय बेटा।